अकाउंटिंग डेफिनेशन के बाद अब हम जो चीज़ समझने जा रहे हैं वो है फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के क्या क्या फीचर्स हैं। तो देखिए, फीचर वही हैं जो हमने डेफिनेशन में पढ़े, पर हम उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपको ये डेफिनेशन साथ साथ याद भी हो जाए, एक सिंपल वे में आपको रिमेंबर रहे कि मैंने किस तरह से अकाउंटिंग करनी है या अकाउंटिंग होती क्या है। तो इसका पहला फीचर है आइडेंटिफिकेशन, मतलब पहचानना। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ये। देखिए, ये प्रोसेस है पूरा। अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। पहले स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, देन तीसरा स्टेप और देन चौथा स्टेप। ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं पहला तीसरे स्टेप से ही शुरू कर दूं। जैसे मेरा पहला स्टेप है आइडेंटिफाई करना एंड मेरा तीसरा स्टेप है रिकॉर्डिंग, तो ये पॉसिबल नहीं है कि मैं रिकॉर्डिंग पहले कर लूं और आइडेंटिफाई बाद में करूं। तो ठीक है, हमें एक सिस्टम से चलना है। तो आइडेंटिफाई का मीनिंग क्या होता है? आइडेंटिफाई मीन्स पहचानना। तो क्या पहचानना है मुझे अकाउंटिंग के लिए? मुझे पहचानना है मेरा फाइनेंशियल इवेंट, मेरा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कि क्या है मेरा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या मेरा फाइनेंशियल इवेंट। तो वो इवेंट पहचानने के बाद मुझे क्या करना है? मुझे करना है मेजर, कि इस इवेंट को मुझे रिकॉर्ड कैसे करना है, मेजरिंग कैसे है इसकी। जैसे कि इन टर्म्स ऑफ रुपीस में ये बात कैसे आएगी, क्योंकि अकाउंटिंग जब तक पैसों में बात नहीं होगी तो वो अकाउंटिंग के लिए मेजर नहीं कर सकते। जब मैं किसी चीज को रुपीस में एक्सप्रेस कर सकती हूँ, जब तक पैसा इन्वॉल्व नहीं होगा, करेंसी इन्वॉल्व नहीं होगी, अकाउंटिंग नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए मुझे मेजरिंग करनी है। मैंने सिर्फ 10,000 यूनिट का ऑर्डर प्लेस करा, मैं सिर्फ कर सकती हूँ उसमें रिकॉर्ड प्लेस कर सकती हूँ, बट 10,000 यूनिट्स का ऑर्डर मैंने 10 रुपये पे प्लेस करा, देन मैं स्टॉक बढ़ा सकती हूँ कि मेरे पास ऑर्डर आ गया, पेमेंट भेज दी, मेरे क्रेडिटर कम हो गए, पैसा रिसीव हो गया या पैसा पेमेंट कर दिया, मेरा कैश भी कम हो गया। आप समझ रहे हैं? तो मुझे मेजर करना बहुत जरूरी है उसको इन द टर्म्स ऑफ रुपीज, करेंसी जो मेरे यहाँ पे है, डॉलर्स, पाउंड, जिस भी आप कंट्री में कर रहे हैं। देखिए, अकाउंटिंग हर एक कंट्री में, हर एक वर्ल्ड के सब लोग, सभी बिजनेसेस में अकाउंटिंग फॉलो करी जाती है। प्रिंसिपल बेसिक यही रहता है, कुछ ना कुछ चीजें इन द टर्म ऑफ रुपीज, in the term of currency, in the term of financial events, in the term of taxation, वहाँ पे कुछ चेंज हो सकता है, वरना बेसिक तो सब जगह सेम ही है। देन रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग क्या? रिकॉर्डिंग का तरीका, जैसे कि मैंने कौन सी इवेंट रिकॉर्ड करा है। मैंने एक इवेंट मेजर करा कि मैंने कुछ स्टॉक बाय करना है, मैंने मिस्टर एक्स से कुछ स्टॉक बाय करा है, इतने यूनिट स्टॉक बाय करा। कुछ नहीं रिकॉर्ड कर सकती मैं, नंबर ऑफ यूनिट मुझे क्लियर होने चाहिए कि मिस्टर एक्स से मैंने 100 यूनिट बाय करे हैं 100 रुपये के हिसाब से, तो मेरे 10,000 रुपये का पेमेंट हो गया। जो मुझे उन्हें करना है वो मेरे लाइबिलिटी खड़ी कर दी मैंने 10,000 रुपये की अपने लिए, अपना स्टॉक बढ़ा लिया। अगर मैंने स्टॉक रिसीव कर लिया है और जब मैं पैसा दे दूंगी तो मैं अपनी लाइबिलिटी कम कर दूंगी, अपना कैश कम कर दूंगी। तो वो मैं कहाँ रिकॉर्ड करूंगी? इन जर्नल, इन कैश बुक। देखिए, जैसे जैसे आप टर्म्स को पढ़ते जाएंगे, मैंने माल खरीदा, खरीदना कहाँ पर? परचेज बुक में। मैंने पैसा दिया, कैश बुक। मैंने बैंक से पैसा दिया, बैंक बुक। मैंने माल बेच दिया, सेल बुक। तो ये क्या है? रिकॉर्ड करना उसको उसके लेजर्स में। देन क्लासिफाइंग। अब जो मैंने अलग अलग तरह के लेजर बना लिए, सपोज मैंने माल खरीदा एक्स से, वाई से, जेड से, मैंने माल बेचा राम को, श्याम को, सुनील को। तो मैंने क्या करा? इनको कैटेगराइज कर लिया। जितना जो मेरा माल आ रहा है मेरे पास वो मेरा स्टॉक हो गया, मैंने स्टॉक रिसीव कर लिया। जो माल मैंने बेच दिया, सेल कर दिया, तो वो चला गया। मैंने उसके अकॉर्डिंग, अगर मेरा पैसा नहीं अभी क्लियर हुआ है, डेटर और क्रेडिटर बुक कर लिए, और जिस दिन मुझे पैसा रिसीव हो जाएगा वो मैंने कैश कर लिया। तो जो सेल होगी सारी वो मैं एक सेल के अकाउंट में दिखा दूंगी, जो मेरा परचेज होगा सारा परचेज में दिखा दूंगी। जो मैंने कैश के ट्रांजेक्शन करे, चाहे मैंने कैश रिसीव करा चाहे मैंने कैश पे करा, सब कुछ मैं कैश बुक में दिखा दूंगी। तो वो क्या है? क्लासिफाई करना, उसको ग्रुपिंग कर देना। जो मैंने आपके सामने टर्म्स लिए अभी, डेटर्स, क्रेडिटर्स, डेबिट, क्रेडिट, कैश इंक्रीज कर दिया, पेमेंट कर दिया, ये टर्म्स हम एक बार आगे जाकर भी इन टर्म्स को डिटेल में पढ़ेंगे, और ये हमारे बहुत कॉमन टर्म्स हैं। जैसे जिस पार्टी से मैंने पेमेंट लेना है, मुझे रिसीव करना है, मेरा डेटर है। जिसको मैंने पैसा देना है, मेरी लाइबिलिटी है पे करने की, वो मेरा क्रेडिटर है। तो ये टर्म्स हम आगे जाकर भी बहुत डिटेल में, बहुत डीप में अगले लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा कि अरे ये क्या आ गया, डेटर, क्रेडिटर, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं है। नो वरीज, ये हम सब कुछ आगे जाकर डिस्कस करने वाले हैं। धीरे धीरे आप इन वर्ड्स को ब्रश अप करते करते, समझते समझते
आप रूटीन हो जाएंगे इन वर्ड्स के। नाउ कमिंग टू समराइजिंग, अब इसे इस तरह से, इस इंफॉर्मेशन को इस तरह से हम प्रेजेंट करेंगे कि हमें समझ में आए कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। लाइक जिन जिन से मैंने माल बेचा है, मैंने जिन जिन को माल बेचा है, राम, सुरेश, मोहन, मैंने इन सबको माल बेचा है। ये सब कौन है? ये सब मेरे डेटर्स हैं, मैंने सेल करी है इन सबको। तो इसका सब ये कैसे दिखाई देगा मुझे समराइज करके? ट्रायल बैलेंस में एक हेड होगा सेल्स अकाउंट, तो मेरा सब जो माल मैंने बेच दिया वो मुझे सेल्स अकाउंट में दिखेगा। और जो सब माल मैंने खरीदा था अलग अलग लोगों से, जरूरी नहीं है ना कि मैं सब कुछ एक ही इंसान से खरीद लूं, ऐसा नहीं होता है। सपोज मेरी दुकान में अगर एक भी मटेरियल है तो जरूरी नहीं है कि मेरा सप्लायर भी एक ही हो। मैं बहुत सारे लोगों से अलग अलग क्वालिटी का माल खरीद सकती हूँ, अलग अलग रेट का खरीद सकती हूँ। ये मेरा तरीका है काम करने का। तो अब वो सब जो हैं जिनसे मैंने माल खरीदा या बेचा, वो मेरे सेल और परचेज रेस्पेक्टिवली उन अकाउंट्स में बुक हो जाएंगे, समराइज हो जाएंगे। और वो रिपोर्ट्स जो बनेंगी उन्हें हम क्या क्या नाम दे सकते हैं? उनके नाम होंगे ट्रायल बैलेंस, जिसमें आपको बिजनेस के सारे खर्चे दिखाई देंगे, सारी इनकम्स दिखाई देंगी अपनी अपनी साइट्स पर, डेबिट क्रेडिट साइड पर। और बैलेंस शीट, वहाँ पे आपको दिखाई देगा सब कुछ कि मेरे बिजनेस में क्या एसेट्स हैं, एसेट साइड पर क्या मेरे उसमें स्टॉक्स आ रहे हैं, क्या मेरे बैंक के बैलेंसेस हैं। लाइबिलिटी साइड पे मैंने किसका क्या पैसा देना है, मेरी क्या क्या लाइबिलिटीज है, मेरी खुद की कैपिटल क्या है बिजनेस की, ये सब दिखेगा। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सारे मेरे इनकम्स दिखाई देंगे एक साइड पे, सारे मेरे खर्चे दिखाई देंगे। उसके बेस पे मैंने जो प्रॉफिट और लॉस कमाया है वो भी वहां शो होगा। और जब हम एक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स या प्रॉपर हम इसकी किताबें बनाते हैं तो वहां पे हम रेशियोज भी निकालते हैं। वो सब कुछ आप अगली क्लासेस में भी पढ़ेंगे, कुछ इस क्लासेस में पढ़ेंगे। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन एनालिसिस, अब क्या है? इन डेटा का एनालिसिस करना। जैसे मैंने आपको बताया रेशियोज वगैरह के बारे में, तो एनालाइज करना कि मैंने जो इंफॉर्मेशन निकाली है उसका क्या मतलब है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं सारा माल खरीदती ही जा रही हूँ, मैंने बहुत सारा माल खरीद लिया, अपना सारा कैश वहां फंसा दिया और मैंने माल बेचा ही नहीं है पूरे साल में, या मैंने सब कुछ बेच दिया, मेरे पास स्टॉक जीरो खड़ा हुआ है और मेरे सेल्स बहुत सारी है पर पैसा कहाँ है बिजनेस में? अरे ये तो सब डेटर्स में खड़ा हो गया, मैंने तो सबसे लेना है। अब अगर ये लोग सब पैसा लेके मेरा भाग गए तो मेरा बिजनेस ठप। मतलब सोचो कि एक बिजनेसमैन जिसकी बहुत अच्छी सेल्स हुई है, जिसने अपना सारा स्टॉक बेच दिया फॉर द ईयर, पर उसने अपने डेटर से पैसा ही कलेक्ट नहीं करा। तो ये एनालाइज करना इंफॉर्मेशन को और उसको यूज करना कि मेरे बिजनेस के लिए क्या अच्छा है, मेरा बिजनेस कैसे अच्छी तरह से चलेगा। देन कम्युनिकेट करना। देखिए मैंने पहले भी कहा था, कम्युनिकेशन हमेशा टाइम पे होनी चाहिए। हमारे प्रोफेशन के अंदर, अकाउंटिंग के अंदर, इनकम टैक्स के अंदर टाइम की बड़ी इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज का एक टाइम है, उस टाइम फ्रेम में उस इंफॉर्मेशन को डिलीवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं इस साल की इंफॉर्मेशन अगले साल जाके बताऊं, तो वो किसी काम की नहीं रह जाएगी, क्योंकि बिजनेस एक रनिंग प्रोसेस है। इसके लिए हमारे जो बिजनेस के हमारे जो टाइम स्पेंस को ईयर्स में बांटा गया है। जनरली 12 महीने का साल होता है और इंडिया के अंदर जो हम अकाउंटिंग का कैलेंडर फॉलो करते हैं वो होता है अप्रैल से लेकर मार्च तक का, नेक्स्ट ईयर का। और बाहर की कंट्रीज में जो कैलेंडर फॉलो किया जाता है वो है जनवरी से लेकर दिसंबर तक का। अब मे भी कहीं कुछ बात चल रही है ऐसी कि इंडिया में भी हम जनवरी टू दिसंबर का ही कैलेंडर फॉलो करा करें, बट अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अभी तक हम अप्रैल से मार्च तक का ही ईयर फॉलो कर रहे हैं और जब तक कहीं कुछ चेंज नहीं होता है हम यही ईयर फॉलो करेंगे। हम एग्जाम्पल्स में भी इस तरह से ही कोट करेंगे। देन टाइमली इंफॉर्मेशन टू यूजर फॉर राइट डिसीजन। बिजनेस के यूजर्स, बिजनेस जिसका बिजनेस है या जिसका उस बिजनेस में इंटरेस्ट है, किसका इंटरेस्ट होगा? जिसका पैसा लगा होगा या जिसको इस बिजनेस से कुछ फायदा होने वाला होगा, तभी जिसमें मेरा रिस्क इन्वॉल्व है तभी मेरा उसमें इंटरेस्ट होगा। तो उस यूजर को वो इन्फॉर्मेशन टाइम पे मिलना, ये रिपोर्ट सब ठीक तरह से रिकॉर्ड होनी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने सेल्स परचेज वाले कॉलम में रिकॉर्ड कर दी तो वो गलत हो जाएगा। तो सही इंफॉर्मेशन सही जगह पे सही ग्रुपिंग करके रिकॉर्ड करनी, उससे सही रिजल्ट निकालने और वो यूजर्स को टाइमली पहुंचानी, तो ये है कम्युनिकेटिंग। तो ये सब क्या है? ये बेसिकली एक एट्रीब्यूट्स हैं अकाउंटिंग के, बेसिक फीचर्स हैं, बेसिक पार्ट्स हैं अकाउंटिंग के। इस प्रोसेस को फॉलो करे बिना मैं सही रिजल्ट नहीं निकाल सकती हूँ। तो मैं ऐसा नहीं कह सकती हूँ कि आप लोग ये दो स्टार्टिंग के ना देखें और बाकी सब कुछ फॉलो करें तो अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे ये सब कुछ इसी प्रोसेस में समझना पड़ेगा। जब तक कुछ लेक्चर्स और निकलेंगे, कुछ पार्ट आप और पढ़ लेंगे अकाउंटिंग का, तो ये 2 पोर्शन जो स्टार्टिंग वाले हैं आप इतने वेल वर्स्ड हो जाएंगे इनके अंदर,
आपको झट पता लग जाएगा कि मेरा ये बिजनेस इवेंट है या नहीं। लेट्स एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप बताइए, मिस्टर एक्स ने एक डायरेक्टर अपॉइंट करा, क्या ये मेरा फाइनेंशियल इवेंट है? नहीं, सिर्फ डायरेक्टर ही तो अपॉइंट करा है, मेरे बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, पर इसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है, तो ये मेरा फाइनेंशियल इवेंट नहीं है। मिस्टर एक्स ने एक एम्प्लॉय रखा राम, उसको उन्होंने सैलरी दी है 10,000 रुपये, क्या ये मेरा फाइनेंशियल इवेंट है? आप आइडेंटिफाई करें। हाँ, ये फाइनेंशियल इवेंट है। जो मैंने एम्प्लॉय रखा राम, उसको मैं सैलरी दे रही हूँ, वो कितनी है? 10,000 रुपये, और मैंने दे दी उसको एक सैलरी 1 महीने की, तो ये मेरा फाइनेंशियल इवेंट है। मतलब एक इवेंट जिससे मेरे बिजनेस पे असर पड़ रहा है और उसमें पैसा इन्वॉल्व है, देन ओनली इट बिकम फाइनेंशियल इवेंट। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक है। अगर आपका इसमें कोई डाउट हो, स्टिल आपको लगता है कि हमें इसमें ये पार्ट नहीं क्लियर हुआ है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।